नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान का जो है सेट नंबर 5 आ चुका है। 30 प्रश्नों का ये सेट है दोस्तों। 4 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें दोस्तों जो भी हमने लिया है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से दोस्तों सभी में ये फंसने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी लेखपाल, पीईटी, यूपीएसआई, पुलिस, जीडी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देर नहीं करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, किसके शासनकाल में चंगेज खां जो है के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में? चंगेज खां के नेतृत्व में किया था। ये किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी इल्तुतमिश या फिर डी मुबारक खिलजी। तो देखिए मंगोलों ने जो आक्रमण किया था 1221 याद रखेंगे, 1221 ईस्वी में किया था और ये जो समय था वो था आपका इल्तुतमिश के दोस्तों शासनकाल में। ठीक है, इल्तुतमिश के जो शासनकाल था उसमें चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। चंगेज खां जो था मध्य एशिया के मंगोलों का नेता था और ये आपका 1221 में जो है आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 230 क्वेश्चन है तो अपना देखते रहिएगा कितने सारे क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में पहले उत्तर दे लीजिए, उसके बाद ही आंसर को देखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कौन सा जो कि निर्णायक था भारत में, ठीक है, सैन्य सफलता, ठीक है, बक्सर का युद्ध या फिर हल्दी घाटी, प्लासी और पानीपत, बताएंगे सभी लोग। तो देखिए निर्णायक जो सैन्य सफलता कह सकते हैं वो था आपका 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध दोस्तों। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने एक साथ जो 3 शक्तियां थी, बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम और आपके जो थे अवध के नवाब जो थे सुजादुद्दौला जो है, बस इतना लिखते जा रहे हैं। ठीक है, और मुगल सम्राट जो है शाह आलम, ये तीनों लोगों को जो है शाह आलम जो द्वितीय थे, तीनों लोगों को एक साथ ये पराजित कर दिए थे। अंग्रेजों ने दोस्तों जो है किसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों का, तो वो भी याद रखेंगे आप। हेक्टर मुनरो नाम है, मुनरो हेक्टर मुनरो के जो है नेतृत्व में लड़े थे। बक्सर का युद्ध याद रखेंगे 1764 ईस्वी, निर्णायक मानते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1942 में स्थापित राष्ट्रीय सेना जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना, सॉरी यहाँ पर भारतीय छूट गया, ठीक है, राष्ट्रीय सेना का प्रथम जो सेनापति था वो कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल यहाँ पर जो है आर्मी की बात हो रही है। मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां या इनमें से कोई नहीं। 1942 में दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी इसके जो प्रथम सेनापति थे वो थे मोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, मोहन सिंह राइट आंसर ये होगा। कैप्टन मोहन सिंह थे। उन्होंने क्या किया था, मलेशिया में इसकी स्थापना की थी और स्थापना याद रखेंगे 25 अगस्त 1943 में। नेताजी ने दोस्तों जो है सिंगापुर में एनआईए का नाम बदलकर क्या कर दिया, आईएन का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज रखा और सुप्रीम कमांडर का पद जो है ग्रहण किया। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ये इसका जो अभी जो बना था ये आपका बना था जो है 43 में। ठीक है, और जो है आपका ये 25 जो है 43 में बना था और इसका जो नाम बदल दिया गया था वो आपका बदल दिया गया था आजाद हिंद फौज। ठीक है, पहले प्रथम कैप्टन मोहन सिंह, इसके बाद जो है सुप्रीम कमांडर कौन हो गया, नेताजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पानीपत का जो तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया। मराठों की तरफ से कोई मुस्लिम सेनापति था जो कि मारा गया, उसका नाम आपको बताना है। इब्राहिम खां गारदी, इब्राहिम लोदी, निजाम उल मुल्क या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे। देखिए जो पानीपत का जो तृतीय जो तीसरा जो युद्ध हुआ था, मराठों के तोपखाने का जो नेतृत्व कर रहे थे इब्राहिम खां गारदी, ये कर रहे थे और युद्ध में ये मारे गए। ठीक है, और यह युद्ध दोस्तों कब हुआ था, ये आपका 14
14 जनवरी 1761 को ये हुआ था युद्ध। और सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और जो है अहमद शाह अब्दाली जो है के बीच जो ये लड़ाई हुई थी, मतलब ठीक है, पानीपत का तृतीय। तो यहाँ पर इब्राहिम खां गर्दी। नेक्स्ट बात करेंगे वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। शिक्षा से, सेना से, कृषि या उद्योग से? तो देखिए चार्ल्स वुड का डिस्पैच अथवा जो निर्देश पत्र है वो आपका 1854 में शिक्षा से संबंधित था, वही है चार्ल्स वुड से संबंधित है। तो शिक्षा से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, याद रखेंगे, इसीलिए पूछा जा रहा है चार्ल्स वुड का, ठीक है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस योजना के आधार पर अखिल भारतीय शिक्षा नियामक पद्धति का गठन किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन जो है कब वापस लिया गया? फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या फिर सितंबर 1925? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था कि 22 फरवरी को दोस्तों जो है 1922, तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस समय जो है वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये क्यों लिया गया ये भी कारण याद रखेंगे। तो 5 जनवरी 1922 की बात करें तो इसमें जो है गोरखपुर में चौरा चौरी नामक जो है स्थान पर हिंसात्मक घटना घटी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि 22 अंग्रेज जो पुलिसकर्मी हैं उनको थाने में जो है जिंदा जला दिया गया था, और इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। तो 5 जनवरी को 22 अंग्रेज को जो है 1922 में, इसलिए फरवरी में ही इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। कारण जानिए, कारण से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटना एक क्रम से लगाइए, मतलब ये जो घटना हुआ है इसको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो पहला में बताया गया कि लाला लाजपत राय का निधन, दूसरा में चौरा चौरी जो है कांड, और यहाँ पर तीसरा में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसमें बताया गया मुस्लिम लीग का गठन। तो सभी लोग बताएंगे कि कौन सा कब हुआ है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो है सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुस्लिम लीग का गठन हुआ है, जो कि क्या कब हुआ है 1900, आप सभी लोग जो है देखते रहेंगे ऑप्शन, 1906 में हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है, 19 इसमें कुछ याद ही नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो ये आप जानते हैं चौरा चौरी हुआ था, अभी हमने बात किया 1922 5 जनवरी, मतलब जनवरी की बात नहीं है, 22 ही हो गया। और आपका लाला लाजपत राय का जो निधन है वो 28 में 1928 में हुआ है। तो इस हिसाब से पहले 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, 4 3, तो 4 3 किस में है, इस सी में है। फिर उसके बाद आपका 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूंगा। ये नारा जो है ये किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सभी लोग कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर मुझे चाहिए। तो ये जो है ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का दोस्तों। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक, ये भी याद रखेंगे, मराठा और केसरी नामक जो है पत्रों का प्रकाशन ये किए थे। और बात करेंगे वर्ष 1916 में बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। बेलगांव याद रखेंगे, ये पूना में है, और होम रूल लीग की स्थापना किए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी ब्रिटेन या फिर इटली? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया पिछले ही जो है क्वेश्चन में, जो है आज़ाद हिंद फौज का पहले नाम क्या था? अभी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएंगे। कैप्टन जो है
मोहन सिंह जी जो हैं ये सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी ने, इसका नाम जो है आप जानते हैं कि इसको ग्रहण कर लिया, आज़ाद हिंद फौज रख दिया और सेनापति इनको चुना गया। गांधी जी आज़ाद, नेहरू और रानी ब्रिगेड फौज की लड़ाकू ब्रिगेड थी, ठीक है, ये सब नाम रखा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्न में से किस नगर से भाग लिया था। मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था विद्रोह को, ठीक है, या फिर जो है आंदोलन को कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसका पूछा है, बेगम हजरत महल का पूछा है। फैजाबाद से, इलाहाबाद से, कानपुर से या फिर लखनऊ से। सभी लोग बताएंगे जिन लोगों को याद है। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें लखनऊ से इन्होंने जो है बेगम हजरत महल जी ने जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। वह जो है पूर्व नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, याद रखेंगे। पूर्व जो नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, उनकी ये बेगम थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो कहाँ उठते हैं। ये टार्नेडो जो हैं ये कहाँ पर उठते हैं, बता भी दिया है कि अत्यधिक जो है प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये हैं कहाँ पर, कैरेबियन सागर में, अरब सागर में, चीन सागर में या फिर बाल्टिक सागर में। तो देखिए जो उठते हैं वो कैरेबियन सागर में उठते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टार्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं गौड़ रूप से ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ये आकार की दृष्टि से लघुत्तम मतलब छोटा रहता है एवं प्रभाव की दृष्टि से प्रलयंकारी होते हैं। इनकी आकृति जो है शंख्वाकार होती है, याद रखेंगे शंख्वाकार होती है, और इनके केंद्र में दोस्तों वायुदाब न्यूनतम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन है। विश्व का तीसरा बात कर रहा है और भारत का दूसरा बात कर रहा है, ठीक है। कंचनजंगा, मकालू, केटू पर्वत जो है, केटू गार्डविन ऑस्टिन या फिर धौलागिरी। विश्व का तीसरा और जो है भारत का दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों कहाँ है, ये जिन लोगों को याद होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर भारत की सर्वोच्च की बात करें दोस्तों तो ये आपका केटू वाला हो जाएगा, केटू गार्डविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है आप सभी लोग जानते हो, कई बार सुने होंगे, विश्व का सर्वोच्च जो है शिखर है, ठीक है, याद रखेंगे ये सब पॉइंट्स। और मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत और जो आपके नमाचा बरवा जो हिमालय के अन्य जो महत्वपूर्ण शिखर हैं ये सभी। नेक्स्ट बात करेंगे, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती हैं। जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल के, हमारे वायुमंडल के किस मंडल में घटती हैं, ये आपको बताना है, किस परत में। वायुमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर आयन मंडल में। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी कहाँ घटती हैं, कौन से मंडल में घटती हैं। तो देखिए वायुमंडल के क्षोभ मंडल में दोस्तों ये घटती हैं, सबसे निचली जो है ये परत है, ठीक है। इस मंडल में दोस्तों मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा हो गया, आंधी तूफान, ये सभी चीज़ें घटित होती हैं। सॉरी। नेक्स्ट बात करेंगे, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। जो मशरूम चट्टान बन जाती हैं वो किसका उदाहरण है। अपघर्षण, अपर्दन, अपवाहन या फिर सन्निघर्षण। सभी लोग बताएंगे ये किसका उदाहरण है। तो देखिए रेगिस्तान में जो मशरूम चट्टानें हैं ये इनका निर्माण जो है वायु द्वारा हो जाता है और ये अपर्दन की क्रिया ही है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अपर्दन की क्रिया। अपर्दन जैसे मिट्टी अपर्दन होता है वैसे ही आपका कट जाता है, हट जाता है, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सा योजना अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। कौन सा योजना अपनाया गया था वो आपको बताना है, ऑपरेशन बताना है। ऑपरेशन आपका ट्राइडेंट या फिर विजय या फिर पराक्रम या फिर पायथन, बताइए कौन सा ऑपरेशन इन्होंने जो है अपनाया था।
गोवा को हासिल करने के लिए, उसके क्षेत्र को, ठीक है, गोवा, दमन द्वीप, ये सब के लिए। जो पुर्तगालियों के खिलाफ था वो था आपका कौन सा, विजय। ऑपरेशन विजय नामक योजना जो है अपनाया गया था। उन नगरों को दोस्तों 1961 में ये उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया, और यह जो ऑपरेशन था वो आप याद रहेंगे 18 दिसंबर 1961 को जो है किया गया था, और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के समक्ष जो है आत्मसमर्पण या फिर सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर, मतलब किसके मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर, या फिर हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर, या फिर सुखमय चक्रवर्ती की प्लानिंग मॉडल पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। तो देखिए दूसरी जो थी वो आपका 51 आप जानते हैं पहली, दूसरी जो है आपका 56 से 61, ठीक है, 1956 से 61, और इसका जो उद्देश्य था वो था समाजवादी, ठीक है, समाज, वैसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समाजवादी और औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखें तो अधिकतर जो है, जो भी हमारे महारत्न रत्न जो कंपनियां हैं, ये सभी जो है देखेंगे अधिकतर, मतलब कुछ जो है उसमें ही बनी हैं, ठीक है। और इसका अगर बात करें, मेन जो पूछा है किस पर यह आधारित थी या फिर मॉडल किसका था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था, क्या इसका उद्देश्य था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो विश्व बैंक का जो अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण विकास बैंक भी इसको कहते हैं, तो ये दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, ठीक है। और सन याद रखेंगे 1945 ईस्वी में दोस्तों जो है इसका मतलब की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाता है और अधिकतर लोग गलत करते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसको है? भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र जो अधिकार है वो किसको है? भारतीय स्टेट बैंक को है, भारतीय रिजर्व बैंक को है, भारत सरकार को है, या फिर भारत की सुरक्षा मुद्रण और जो है मीटिंग निगम लिमिटेड को है? सभी लोग बताएंगे किसको है। तो दोस्तों सिक्कों का एकमात्र जो अधिकार है वो है भारत सरकार के पास, भारत सरकार के पास। भारत में सिक्का कहाँ कहाँ ढलाता है? देखिए मुंबई में दोस्तों ढलाता है, कोलकाता में ढलाता है, हैदराबाद में दोस्तों, और नोएडा में। ये सभी जगह पे दोस्तों टकसालों में जो है सिक्कों की ढलाई की जाती है, याद रखेंगे भारत सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र, अल्पकालिक औसत लागत वक्र को कहां पर दोस्तों यहां पर चाहिए? अल्पकालिक औसत लागत में न्यूनतम बिंदु पर काटता है। दोस्तों कहां पर ये जो न्यूनतम बिंदु पर काटता है? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्या उसी जाति के व्यक्तियों यहां पर होना चाहिए की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। दोस्तों क्या उसको कहते हैं वो आपको बताना है। क्या उसी जाति के व्यक्तियों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, या फिर आप्रवासन, या फिर उत्प्रवासन, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए इसको जो कहते हैं वो कहते हैं आप्रवासन। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी होना चाहिए था, तो सी हो जाएगा। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान, ठीक है, आवास में कहीं और से आए हैं। अर्थात आप्रवासन समय विशेष में किसी जाति या व्यक्तियों का स्थानांतरण से संबंधित, बदलाव से संबंधित। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? मतलब कि मातृभाषा में जो है शिक्षा का व्यवस्था या सुविधा जो है करने का ये प्रयास करेगा। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद
349, 50 या फिर 50 का क, 350 का क, या फिर 351? सभी लोग बताएंगे कहां पर ये कहा गया है। ये कहा गया दोस्तों 350 के क में, अनुच्छेद 350 के क में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के 350 के क में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रपति इस बारे में राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये जो है कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 16, 17, 18 या फिर 19? सभी लोग बताएंगे। देखते हैं ये किसको किसको याद है। तो देखिए, आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया दोस्तों। ठीक है, अगर बोलता है अवसर की समानता तभी भी आप इसी को करेंगे। ठीक है, ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बोल रहा है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी अधिकतम संख्या कितनी है? 545, 250, लोकसभा सदस्यों की संख्या का 2/3 या उपयुक्त में से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 80 के 1 के अनुसार राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या 250 दोस्तों है। ठीक है, जिनमें से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जो है 238 प्रतिनिधि और 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। किंतु वर्तमान में जो राज्य सभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 245 है। ठीक है, याद रखेंगे, जिनमें से राज्य व जो है संघ राज्यों क्षेत्र से जो है 238 की जगह पे 233 हैं और 12 जो है मनोनीत। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? वित्तीय आपातकाल, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 52, 60, आपका 56 या फिर 64? तो वित्तीय आपातकाल अभी लगा तो है नहीं, ये याद रखेंगे 360। दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं 52, 4 साल बाद आपका हो जाएगा 56 और फिर 4 साल बाद 60, ऐसे याद कर सकते हैं। अलग अलग ये सब आपातकाल है। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार की कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, मतलब इससे क्या अभिप्राय है? ए में बताइएगा लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। बी में बताया जा रहा है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बोला सरकार के कार्यपालिका अंग का अभिप्राय। ठीक है, देश में प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। और डी में बोला गया है निर्वाचित प्रतिनिधि। तो सरकार का कार्यपालिका का अंग का अभिप्राय आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो सरकार के कार्यपालिका जो अंग है इसका अभिप्राय ये होगा कि लोगों का जो ऐसा समूह जो कि कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हो, जैसे कि आपका कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ये ए आपका हो जाएगा, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हो। ए राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये जो प्रक्रिया ठोस से डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाएगा, लिक्विड में नहीं बदल रहा है। ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, उत्सादन कहते हैं या फिर आसवन कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? ठोस से डायरेक्ट जो है गैस बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसको कहते हैं उत्सादन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ये जो है इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन को। और
नेप्थलीन, कपूर और जो आपका बेंजोइक अम्ल हो गया या फिर नौसादर हो गया, ये सभी जो है उर्ध्वपातित ठोस हैं या फिर कहेंगे कि जो है उत्सादन इनमें होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हरित गृह प्रभाव या फिर कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ये प्रभाव हो गया, इफेक्ट मान लीजिए। तो ये मुख्यतः किसके कारण होता है, ये किसके कारण, इसका कारण बताना है, ठीक है, किसके कारण ये होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, ये हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसके कारण ये होता है। और हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिनमें ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प आदि जो है सूर्य की अवरक्त किरणों का अवशोषण करके वायुमंडलीय ताप में वृद्धि कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कांच से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की चाल सबसे कम होती है। प्रकाश की जो है कांच से गुजारा जा रहा है तो कौन से रंग की चाल सबसे कम होती है, लाल, बैगनी, हरा या फिर पीला। सभी लोग बताएंगे कौन से रंग का जो है चाल यहां पर सबसे कम हो जाएगा अगर हम शीशे से गुजारते हैं तो, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर बैगनी हो जाएगा। अपरिवर्तनांक बढ़ने से प्रकाश की चाल दोस्तों कम हो जाती है। बैगनी रंग का प्रकाश का चाल सबसे कम तथा अपरिवर्तनांक सर्वाधिक होता है इसका, और लाल रंग का जो है प्रकाश का वेग सबसे अधिक और अपरिवर्तनांक जो है कम रहेगा। अपरिवर्तनांक अधिक रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और अपरिवर्तनांक जो है अधिक रहेगा तो, और अपरिवर्तनांक कम रहेगा तो स्पीड तेज रहेगी, मतलब लाल वाला, ठीक है। तो बैगनी और लाल दोनों याद रखेंगे, एग्जाम में थोड़ा सा आगे पीछे कर देगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये सबको याद होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ए, विटामिन ए, के, सी या फिर B12। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं विटामिन सी जो नींबू से, आंवला से प्राप्त होता है, इसके कमी के कारण क्या होता है, मसूड़ों से संबंधित जो भी फूल जाते हैं ये सब में होने लगता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख जो प्रदूषक कौन था, मतलब ये गैस का नाम आपको बताना है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर क्लोरीन। जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। सन याद रखिएगा 2 से 3 दिसंबर 1984 में दोस्तों ये घटित हुआ है, और ये जो है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक है। ये गैस का रिसाव हुआ था और बहुत सारे लोग बेहोश और गुजर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉरी ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही सेट के लिए हमसे जुड़े रहिए। 4 और हम एक्स्ट्रा बना चुके हैं तो उसको भी देखते रहिए। एग्जाम से पहले सब खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, अधिक से अधिक कवर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।